चलिए स्टार्ट करो। सीडो फोर्स क्या है इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आप काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, और कुछ न्यूटन लॉ का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सिचुएशन को आप ऐसे समझो, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट एम मास का हो, है ना, कोई एम मास का एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, सॉरी उसकी कुछ एक्सेलरेशन है ना, उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन आप उसको ए बी फॉर द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। ठीक, दैट मीन्स कोई बॉडी है जो एम मास की है, वो एक्सेलरेट कर रही है। एंड देन क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो जो हम लोग इस बॉडी की एक्सेलरेशन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जब हम स्टेटमेंट ये कहते हैं कि अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, जब भी आपसे स्टेटमेंट ये कहा जाए कि अ बॉडी हैज सर्टेन एक्सेलरेशन, कुछ भी उसकी वैल्यू है, अ बॉडी हैज एक्सेलरेशन, तो पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए कि वो एक्सेलरेशन जो है किसके रिलेटिव है, यानी कि किसने उसको ऑब्जर्व किया है, ये कंसेप्ट आना चाहिए आपके माइंड में। बिकॉज मैकेनिक्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। नहीं, मैकेनिक्स का मतलब बेसिकली आप क्या चीजें देखते हो, जो देखते हो उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज करते हो, ठीक है। मैकेनिक्स को अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स यहाँ से लेकर के और आगे जो भी आप डिस्कस करोगे उसमें दो बातें मेन होती है। फर्स्ट, आपने कुछ चीज ऑब्जर्व करी एंड उस ऑब्जर्वेशन को आपने बाद में जाकर के एनालाइज किया, उसको एनालिसिस करी उसकी। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं, किसी बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम एनालिसिस एनालिसिस कह लीजिए या ये फिर कह दीजिए कि उसके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करते हो। भाई यही फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब आपके नेचर में जो कुछ चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ये पढ़ना है तुम्हें। तो जब हम ये स्टेटमेंट कहते हैं कि एक बॉडी में कुछ वेलोसिटी है, या फिर हम ये स्टेटमेंट कहें कि एक बॉडी में कुछ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर हम अगर ये स्टेटमेंट कहें कि एक बॉडी में कोई वेलोसिटी आई है, तो ये स्टेटमेंट तब तक इनकम्प्लीट माने जाते हैं जब तक आप मुझे साथ में ये ना बताएं कि वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से ली जा रही है। सो अ बॉडी हैज a velocity, a body has a displacement, a body has certain acceleration। जब आप ये टाइप के वर्ड्स बोलते हो तो इसके लिए ये तब तक इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स कि यू नीड टू टेल हु ऑब्जर्व दिस। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए हमेशा, और आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है। आई मीन देखो, हम कैसे मान लें कि एक बॉडी मोशन में है। सिंपल सी बात है, एक बॉडी अगर मोशन में है तो ये सबसे पहले किसने देखा, ये एक बॉडी एक्सेलरेट हुई, ये किसने देखा। समझ पा रहे हो मैं किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा हूँ यार, ये बोले। यस यस सर। सर। रेफरेंस जी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी को रेफरेंस, हु ऑब्जर्व दिस को ही आप टेक्निकली, आप साइंटिफिक वर्ड में इसको कहते हो रेफरेंस फ्रेम। तो जब तक मैं रेफरेंस फ्रेम को स्पेसिफाई ना कर दूं तब तक इन क्वेश्चंस का, इन आंसर्स का कोई मतलब नहीं है। अब रेफरेंस फ्रेम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हु ऑब्जर्व दिस, जिसको हम साइंटिफिकली रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? रेफरेंस इनर्शियल, फ्रेम, नॉन इनर्शियल। शाबाश, इनर्शियल, और एक दूसरी कैटेगरी डिफाइन होती है, हम कहते हैं उसको नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। हाँ, अब क्या मतलब है इसका, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है? ये तो कैटेगरी हो गई। एक फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, एक फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? तो अब आप देखो, न्यूटन लॉ क्या बोलते हैं। आप पूरा चैप्टर न्यूटन लॉ का पढ़ रहे हो, तो न्यूटन लॉ ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इज ड्यू टू, क्या रीजन होता है, मतलब न्यूटन लॉ के चैप्टर में अगर आप इस न्यूटन लॉ को अभी तक समझ पाए कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि एक बॉडी एक्सेलरेट क्यों कर सकती है, क्या रीजन होता है किसी भी बॉडी के एक्सेलरेट करने का? क्योंकि उसमें फोर्स एक्ट करता है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स फोर्स, लग रहा है। फोर्स, बैलेंस फोर्स राइट। इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मैं यहाँ पर फोर्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पर आपको जानबूझ करके दो वर्ड्स यूज करूंगा। आप, हालांकि ये फोर्स की ही मतलब है, बिकॉज फोर्स का मतलब ही होता है आप किसी बॉडी को पुश करिए या किसी बॉडी को पुल करिए, ठीक। अब आप इस स्टेटमेंट को कायदे से समझो कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू सर्टेन पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर कोई
पुल होना चाहिए या कोई ना कोई उस बॉडी को पुश कर रहा हो। आप एग्री करोगे इस बात से या नहीं करोगे? यस ठीक है ना? यस सर। और क्योंकि ये न्यूटन लॉ है, ये हमारा लॉ नहीं है, ये हम लोग नहीं कह रहे, ये न्यूटन का फेमस लॉ है कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो डेफिनेटली उस बॉडी के ऊपर किसी न किसी तरीके का कोई पुल होना चाहिए या फिर कोई ना कोई उस बॉडी को पुश कर रहा हो। दो में से एक बात होनी चाहिए अगर मुझे एक्सेलरेशन दिखा तो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है मान लो m मास का, और वो ऑब्जेक्ट आपके स्टडी टेबल पर रेस्ट पर है। मतलब कोई आपकी बुक है मान लीजिए, अब वो बुक आपके टेबल के ऊपर रेस्ट पर है और आप चलते हुए अपने टेबल के पास आए, मतलब आप दूसरे रूम से, आप किसी रूम से भागते हुए और उस टेबल की तरफ गए, रन करके भागते हुए गए, ठीक है। और आप जो भाग रहे हो, आप मान लो कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से भाग रहे हो। तो आपकी नजर में वो जो बुक है, क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन है? अब इसका आंसर कैसे लाएंगे कि हमारी नजर में उस बुक में कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है? तो ये हम लोगों ने काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। काइनेमेटिक्स चैप्टर में आपको यही बताया जाता है कि किसी की नजर में किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे यार? देखो, अगर हम दो लोगों की बात करें, आप भाग रहे हो और मान लो कोई और है जो भाग नहीं रहा, वो स्टेशनरी है, समवन एट रेस्ट है, उसी रूम के अंदर कोई रेस्ट पे है और आप दूसरे कमरे से भागते हुए आए। अब आप बताओगे आप दोनों की नजर में क्या डिफरेंस होगा? जो रेस्ट पे है इसकी नजर में बुक के बारे में आप क्या बोलोगे? वो स्टेशनरी बुक है या फिर वो एक्सेलरेटिंग बुक है? बोले अगर बुक, तो बुक इज एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर ये बुक इज एट रेस्ट है तो इसका मतलब इनके हिसाब से उस बुक के ऊपर कोई भी पुल नहीं है न्यूटन लॉ के हिसाब से, और ना ही उस बॉडी के ऊपर कोई पुश कर रहा उसको। और फैक्ट भी है। ठीक है। अब जब आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलोगे तो आपकी नजर में क्या होगा? आप कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन लगाओ। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन क्या कहता है आपसे? सर बुक भी एक्सेलरेट करेगी। हाँ, यही काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में बिल्कुल सही कह रहे हो आप। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है कि अगर हम लोग चल रहे होते हैं किसी एक्सेलरेशन से, तो हमें अपने आसपास की सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती हुई दिखाई देती है। जिसका क्लियर एग्जांपल है कि आप ट्रेन का एग्जांपल, कार का एग्जांपल, जो बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं कि जब आपकी ट्रेन चल रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि बगल वाली ट्रेन चल रही है। अगर दो ट्रेनें साइड बाय साइड प्लेटफॉर्म पर खड़ी हों और आपकी ट्रेन चलने लगे, तो ऐसा लगता है कि जो बगल वाली ट्रेन है वो चलने लगी, जबकि एक्चुअल में आपकी ट्रेन चल रही होती है। या फिर आपको ऐसा लगता है जब आप मूव करते हो तो क्या बाहर के जो ग्राउंड और ट्री और बिल्डिंग्स हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको। इसी को आप रिलेटिव एक्सेलरेशन कहते हो। तो अगर हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मान लो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो इस आदमी की नजर में बुक में एक्सेलरेशन है, और कितना है? बुक हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर की तरफ? हम लोग एज एन ऑब्जर्वर जिधर भी चलेंगे, हमें हमें अपने आसपास की सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस बात को समझिएगा। आप इसको मैथमेटिकली नहीं समझ पाओगे, फिर बोल रहे हो यार। ये जो कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हो, ये मैथमेटिकल तरीके से नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट ना कर दें। तो रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया? मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया। और कई बार होता है, और मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि जब ट्रेन चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बगल वाले की ट्रेन चलने लगी। और मेरे ख्याल से आप लोग ने भी ट्रेन की अगर जर्नी की होगी तो आपको भी ऐसी फीलिंग्स जरूर आई होंगी कभी ना कभी। तो अगर हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो बुक है उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का राइट साइड है। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बुक में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की राइट साइड एक्सेलरेशन है, तो फिर मेरी नजर में इस बुक के ऊपर कोई पुल या फिर कोई पुश काम कर रहा होगा। आया बात समझ में आपको? आपको काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ को मिलाना है कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, पहली बात,
और जो हमें दिखाई पड़ा उसमें न्यूटन लॉ किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है, रियलिटी नहीं है, फिर बोलना है, होता नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि अगर आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जाओगे लेफ्ट साइड तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट साइड चल रहा है। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट साइड चल रहा है तो फिर मैं न्यूटन लॉ के हिसाब से क्या कहूंगा, क्योंकि अगर मेरी नजर में बुक में एक्सेलरेशन है तो मेरी नजर में उस बुक के ऊपर कोई फोर्स भी काम कर रहा है, यानी इस किताब के ऊपर कोई फोर्स है, यानी कोई इस किताब को धक्का दे रहा है, यानी कोई इस किताब को पुल कर रहा है। क्या ये चीज रियलिटी है? क्या वाकई में कोई उस किताब को धक्का दे रहा है या वाकई में कोई इस किताब को खींच रहा है? नो नो सर। सर। तो गलती, तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ हुई? लेने में प्रॉब्लम हो गई। राइट। तो अब आप समझिएगा, जब आप ये कहते हो ना कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। नॉन इनर्शियल हमारा बी वाला पर्सन है और इनर्शियल हमारा ए वाला पर्सन है। तो जो पर्सन बी है उसका क्या कहना है, देखो पर्सन बी के हिसाब से उसका ये कहना है कि आई फाइंड एक्सेलरेशन इन दिस बुक, आई फाइंड एक्सेलरेशन इन बुक बट आई डोंट फाइंड एनी फोर्स ऑन इट। नहीं तो प्रैक्टिकल है ना, आप फिर बोल रहा हूँ आपसे, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो और जैसा कहा जा रहा है वैसा समझने की पूरी कोशिश करिए इसको, क्यों उसको वो चीज चलती हुई तो दिखाई पड़ रही है लेकिन कोई उसको धक्का देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली वैसा ही है कि ट्रेन चली तो आपको ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म पर जितनी भी चीजें हैं वो पीछे जाने लगी, ये आपको लगा, लेकिन क्या आपको कोई दिखा वहां पर जो उसको धक्का दे रहा हो? नो सर। तो मतलब कोई उन चीजों को पुश करता हुआ कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आपको वो बॉडी चलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्ट हो रही है। आई फाइंड एक्सेलरेशन इन दिस बुक बट आई डोंट फाइंड एनी पुश और पुल। तो क्या इसका मतलब क्या है कि न्यूटन लॉ गलत हो गया? क्योंकि न्यूटन लॉ कहता है कि इफ यू फाइंड एक्सेलरेशन देन यू मस्ट फाइंड अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर न्यूटन लॉ वर्क नहीं कर रहा, न्यूटन लॉ इज नॉट वर्किंग। क्योंकि आप एक ऐसी चीज कर रहे हो कि आप बिना किसी फोर्स के एक बॉडी में एक्सेलरेशन देख रहे हो, तो इसका मतलब न्यूटन लॉ तो वर्क कर नहीं रहा, क्योंकि न्यूटन लॉ वर्क कर रहा होता अगर तो एक्सेलरेशन के साथ फोर्स भी होनी चाहिए थी फिर। एंड दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। बुक्स में जो डेफिनेशन है बड़ी अजीब सी है। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाउ डू यू डिफाइन दिस inertial non inertial frame, so now I define inertial frame as the frame in which Newton law works, in which Newton laws of motion वर्क करेंगे। यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हर एक फ्रेम में काम नहीं करते, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज जो आपने पढ़े हैं अभी तक, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो वर्क नहीं करते, फेल हो जाते हैं वहां जाकर के वो, क्योंकि न्यूटन लॉ के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो स्टेटमेंट ही कंट्राडिक्ट हो गई। आई बात समझ में आपको? यहाँ पर इनर्शियल नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन अब दे पाओगे? अगर एक्चुअल डेफिनेशन आपको पूछी है, एक्चुअल डेफिनेशन की, इनर्शियल फ्रेम की एक्चुअल डेफिनेशन दीजिएगा, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, इट इज द फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड, एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन विच द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर इनवैलिड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? क्या इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन उठता है। तो आंसर क्या हुआ आपका, देखो, इज देयर एनी इनर्शियल फ्रेम, या फिर इसको अदरवाइज बोलिए, इज देयर एनी इनर्शियल फ्रेम। क्या आंसर लिखेंगे यार आप इसका, बोलो। यस सर, होते हैं। यस सर। अच्छा, कहां पर होते हैं बताइए?
सर जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव फिर आप कर रहा गलत बोल रहे हैं, फिर आप लोग गलत बोल रहे हो, फिर ये तो जो गलत, ग्राउंड पे होता है फिर ये सब गलत बातें हैं। एक्चुअली देखो क्या है, ये गलत क्यों हो रहा है बताऊं, क्योंकि आपके मन में इनर्शियल फ्रेम की जो डेफिनेशन है ना वो गलत है। आपके मन में इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ये डेफिनेशन है ना। तो जब इनर्शियल फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड हो, चलिए नॉन एक्सेलरेटेड कह दीजिए। अभी आपने क्या बोला था? अभी आपने एक स्टेटमेंट क्या बोला है कि कोई, एक बार बताओ, अभी आपने कहा कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि रेस्ट और मोशन क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है? क्या ये दोनों एब्सोल्यूट हैं या फिर या ये रिलेटिव टर्म्स हैं? तो रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स तो अच्छा, तो फिर ठीक है, आप सही बोल रहे हो, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो अब जरा इस बात को समझो, इस बात को समझो। मान लिया जाए हम कहते हैं कि हम लोग अर्थ वाले प्लेनेट पे हैं, हमारा प्लेनेट अर्थ है, तो हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, हम लोग अर्थ पे हैं। अभी आपने कहा कि इस पर्सन ऑन द ग्राउंड, तो वी ऑन अर्थ, क्या हम रेस्ट पे हैं? क्या हम रेस्ट पे हैं? नो सर। अगर आपको ये बात समझनी है तो एक काम करिए, आप रेस्ट पे है या नहीं है इस बात को समझने के लिए आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके किसी से पूछो, दूसरे प्लेनेट के पर्सन से पूछो जरा, कोई दूसरे प्लेनेट पे अगर पर्सन है उससे पूछो कि भाई ये रेस्ट पे है कि नहीं है। तो हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो फ्री स्पेस में सन के अबाउट चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो वी ऑन अर्थ, वी आर नॉट स्टेशनरी। बताओ ना, कोई भी, क्या सारे, कोई भी प्लेनेट ऐसा है जो रेस्ट पे है? नो सर। तो फिर तो उस प्लेनेट पर रहने वाले लोग कैसे रेस्ट पे हो गए? तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आंसर इज नो। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेस्ट पे है। सर लेकिन स्पेस सर में जो तो ऑब्जर्वर, हाँ सर स्पेस में। भैया एक बात बताओ, देखो फिर आप पूरी बातों को ध्यान से समझो। हम जिस फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम जिन चीजों को आसपास अपने सराउंडिंग स्पेस में देखते हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्पेस में जाने के लिए या हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए? नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए, टेंशन को समझने के लिए, स्प्रिंग फोर्स को समझने के लिए, ग्रेविटी को समझने के लिए, फ्रिक्शन को समझने के लिए, हम तो इनके लिए बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हम स्पेस में तो जाएंगे नहीं। इस दुनिया में जितने भी फिजिसिस्ट पैदा हुए हैं आज तक, न्यूटन से लेके फैराडे से लेकर के, क्या इनमें से कोई स्पेस में गया है? जिनके भी आप लॉज पढ़ रहे हो, क्या ये स्पेस में कभी गए थे? नहीं गए ना। तो इन्होंने जो भी लॉज दिए हैं वो अर्थ पे रह करके दिए हैं। तो इस बातों को समझो, किताबी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करते, दैट मीन्स ये जस्ट एक थॉट है, जस्ट अ थॉट। और थॉट और रियलिटी में फर्क है। सो इनर्शियल फ्रेम इज जस्ट एक थॉट है, आइडिया है, आइडिया कह सकते हो, जहां पर न्यूटन लॉ वर्क करते हैं। ये है न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट। अब फिर उठता है, क्या अर्थ को इनर्शियल मानेंगे? अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, क्या स्टेटमेंट दें इसमें? क्या हम एज ऑब्जर्वर अर्थ पे रह करके न्यूटन लॉ लगा सकते हैं? न्यूटन की लॉज अर्थ के प्लेनेट पर वैलिड है या नहीं है? तो इसका आंसर ये है, देखिए थियोरेटिकली वैलिड नहीं है। थ्योरी वाइज आप बोलोगे इट इज नॉन इनर्शियल। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, दुनिया में कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं तो अर्थ कहां से हो जाएगा? और ये बात न्यूटन ने खुद कही हुई है भाई, नो फ्रेम इज इनर्शियल। बट प्रैक्टिकली इसको आप कंसीडर करते हो एज इनर्शियल। क्यों करते हो कंसीडर, बता रहा हूं आपको। इसको एज इनर्शियल क्यों कंसीडर करते हो? अर्थ कितनी देर में चक्कर लगाती है सन के अबाउट, आप बताएंगे? कितना कितना टाइम लगता है उसको सन के अबाउट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में? आई मीन कितना फास्ट मूव कर रहा है ये? तो अगर आप इसके रिवॉल्यूशन को चेक करो स्पेस में, तो इसको आप इनर्शियल इसलिए कंसीडर करते हो, रीजन एज इट मूव्स वेरी वेरी स्लो।
तो इतना स्लो मूव कर रहा है कि इसको लगभग लगभग रेस्ट पर माना जा सकता है। क्यों? क्यों? आप जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हो उनको कितनी देर के लिए ऑब्जर्व करते हो? आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओ, कितनी देर के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे? क्या आप 365 डेज लगातार एक्सपेरिमेंट करोगे, या आपका एक्सपेरिमेंट 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, सर 2 कम घंटे? टाइम का। तो उतनी कम देर में अर्थ कहाँ पहुंच जाएगी? अर्थ मान लिया सन के अबाउट चक्कर लगा रही है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये अर्थ कुछ टाइम बाद जो होगी ना वो आगे निकल जाएगी, यहाँ आ जाएगी। कितना आगे चली जाएगी बताओ आप मुझे? 15 मिनट, 15-20 मिनट में अर्थ का मोशन कितना हो जाएगा? लगभग नहीं होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। तो क्योंकि हम जिस फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स में बॉडीज बहुत धीमे धीमे चलती हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट 1 आवर, 2 आवर, हाफ एन आवर के होते हैं। इतनी देर में अर्थ अपनी जगह से बहुत ज्यादा आगे नहीं मूव कर पाएगी, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम है। सो थ्योरी में और न्यूमेरिकल में फर्क है। अगर क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाए कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो आंसर है इट इज नॉन इनर्शियल। बट यस, न्यूमेरिकल करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अर्थ को क्या मान लेंगे? इनर्शियल। क्योंकि हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए सॉल्व करते हैं। उतनी कम टाइम ड्यूरेशन में अर्थ को ऑलमोस्ट आप एक ही जगह पर मान सकते हो उस पूरे स्पेस में, एंड नाउ दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द इनर्शियल फ्रेम। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं, तो अब हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड इन फ्रेम ऑफ अर्थ। इन फ्रेम ऑफ अर्थ आप वैलिड कर सकते हैं। इसीलिए ना फिजिक्स का दूसरा पार्ट आ गया है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में उन बॉडीज के बारे में बात की जाती है जो बॉडीज लाइट की स्पीड से चलते हैं, और ऐसी बॉडीज जो लाइट की स्पीड से चलती हैं, दे ट्रेवल सो फास्ट that in those cases earth cannot be considered as the inertial frame and Newton laws are not valid in the modern physics. So अब ध्यान रखना आप, फ्रेम ऑफ अर्थ, मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, they are considered to be inertial but they are not actually inertial. और कंसीडर टू बी इनर्शियल के पीछे का रीजन बता दिया मैंने आपसे, मोशन ऑफ अर्थ काफी धीमे धीमे होता है, स्लो मोशन होती है, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो उसको न्यूमेरिकल करते वक्त, कंसीडर टू बी इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज वैलिड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप बिना किसी फोर्स के एक बॉडी को एक्सेलरेट करता हुआ देख रहे हो, और वो इस स्टेटमेंट का ही कंट्राडिक्शन है कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका कंट्राडिक्शन है। बोलो, क्लियर हुआ तो आगे बढ़े फिर हम। सर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब इसको नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं। तो चलिए, अब आपके लिए, आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं, सर एक अच्छा आवाज नहीं आ रही आपकी। तो नाउ ऑनवर्ड, ये तो हो गई थ्योरी की बात। नाउ ऑनवर्ड मतलब अगर आप अब बात करोगे, बिकॉज हम लोग न्यूमेरिकल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, थ्योरी में हमें इंटरेस्ट होता ही नहीं, तो फॉर न्यूमेरिकल्स अब आप ये कह सकते हो कि ऐसा कोई भी ऑब्जर्वर एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन ग्राउंड, अर्थ के ऊपर, कहीं और नहीं, ऑब्जर्वर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कह देंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम है आगे से, और बाकी सारे नॉन इनर्शियल हैं। अब आपको इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझो कैसे। हमने कहा कि एक ऑब्जर्वर हमारा अर्थ के ऊपर है, यानी ग्राउंड के ऊपर है, तो समवन ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट है। ठीक है जी, इसको आप पर्सन ए से डिनोट कर दो। कोई दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई बी मान लेते हैं,
ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से अर्थ के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर। तीसरा पर्सन, अब आप देखना तीसरे पर्सन में मैं क्या करने जा रहा हूँ। तीसरे पर्सन में हम यहाँ पर एक ट्रेन मान लेते हैं या कोई कार मान लेते हैं। लाइक आप ऐसे मान लो कि कोई कार है, कोई ट्रेन है, कुछ भी मान लो आप, और ये कार मोशन में है। कार इज एक्सेलरेटिंग विथ समथिंग a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके अंदर ड्राइवर भी है और ड्राइवर के पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो पर्सन्स कार के अंदर हैं, पर्सन्स इनसाइड कार, वो मोशन में है या रेस्ट पे हैं? तो पर्सन इनसाइड कार की अगर हम बात करें, क्या बोलोगे, वो रेस्ट पे है या मोशन में है? तो पर्सन्स विच आर इनसाइड द कार दे आर एट रेस्ट। कब? सीन बाय ड्राइवर। लेकिन वही पर्सन्स मोशन में है व्हेन सीन बाय समवन ऑन द ग्राउंड। अब आप क्या बोलोगे, वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? बताइए। ऊपर डेफिनेशन आपको लिखी गई है। इनर्शियल सिर्फ कौन हो सकता है दिखेगा, ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, लेकिन अर्थ के ऊपर, कहीं और नहीं। अगर आप कार के अंदर स्टेशनरी हैं तो आप इनर्शियल नहीं है, बिकॉज कार एक्सेलरेट हो रही है। अर्थ को छोड़ करके कहीं पर भी कोई ऑब्जर्वर है, वो इनर्शियल नहीं मानेंगे अगर उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन है तो। बोलो भाई, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर प्रेजेंट ऑब्जर्वर्स इनर्शियल होंगे, और वो भी तब जब उनके अंदर कोई वेलोसिटी ना हो या फिर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बस तभी वो इनर्शियल होंगे। तो ये लोग न्यूटन लॉ वैलिड हैं, इनके लिए न्यूटन लॉ वैलिड है, मतलब इनके लिए फॉर देम न्यूटन लॉ वर्क्स, काम करेगा। इनके लिए फॉर देम न्यूटन लॉ will never work, will not work। और इसी प्रॉब्लम को, इसी चीज को रेक्टिफाई किया गया है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, कि हम कुछ ऐसा कर दें कि न्यूटन लॉ इन पर्सन्स के लिए भी वैलिड हो जो ग्राउंड पर हो, और कुछ ऐसा कर दें कि जो कार में बैठे पर्सन्स है वो भी न्यूटन लॉ उनके लिए भी काम करने लगे। जो पर्सन्स ग्राउंड पे हैं उनके लिए भी न्यूटन लॉ वर्क करे, और जो पर्सन कार के अंदर हैं उनके लिए भी न्यूटन लॉ वर्क करने लगे। इसके लिए हम न्यूटन लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं और एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्या है वो नई चीज? तो वो है इन द फॉर्म ऑफ स्यूडो फोर्स। बोलिए भाई। यस सर, आगे Yes, sir. मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, सिचुएशन। एक सिचुएशन देखो यहाँ पर, आपको ये बात और समझ में आएगी। इतना टाइम बच्चा इसलिए दे रहे हैं बिकॉज स्यूडो फोर्स स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको समझ आ रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि ये स्यूडो फोर्स उनके समझ आता ही नहीं है। वो एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स को पढ़ करके उनको लगता है कि स्यूडो फोर्स हो गया और अब हम कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसकी डेप्थ स्टडी की नहीं कभी किसी ने। तो अब आप देखो, ये मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है। कुछ सिचुएशन क्या है देखो, कंसीडर अ सिचुएशन इन विच यू आर इनसाइड अ लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द लिफ्ट ऑन इट्स फ्लोर। यू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इट। तो व्हाट विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक है, मतलब आप लिफ्ट के इनसाइड है, इस लिफ्ट के इनसाइड है और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अब आप बताओ आपकी नजर में इस मास पर क्या क्या फोर्सेस होंगे? फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? तो हमारी नजर में उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? देखिए, हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बनाएंगे? हम लोग कहेंगे उसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा, और एक जिस फ्लोर पे रखा गया है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा। यही दो फोर्सेस काम करेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ व्हाट डू यू फाइंड? मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन, मतलब अगर आप लिफ्ट के अंदर हो तो आपकी नजर में ये जो जमीन पे पड़ा हुआ ब्लॉक है ये चल रहा है या फिर रुका हुआ है? सर रुका रुका हुआ है। ओके, तो वी फाइंड एट रेस्ट। तो
नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस व्हिच यू कंसीडर्ड इन योर फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इस एन और mg में क्या रिलेशन होगा अगर आपकी नजर में बॉडी रेस्ट पे है। तो अगर आप न्यूटन लॉ लगाते हो, अगर आप न्यूटन लॉ लगाओ तो क्या रिलेशन बनेगा? बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस कर देंगे। n इक्वल बैलेंस टू होगा, mg बैलेंस हो m, जाएंगे। है ना, एज पर न्यूटन लॉ स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। क्या ये सही है? क्या इस पर्सन के लिए न्यूटन लॉ वर्क करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। राइट। सर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल, उसको लगाए बिना, अगर स्यूडो फोर्स को लगाए बगैर आपने न्यूटन लॉ लगा दिया तो ये गलत हो चुका है। एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वर्किंग हियर, इस सिचुएशन में तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो नॉन इनर्शियल है ना, एक्सेलरेट कर रहे हो आप, ग्राउंड पे तो हो नहीं, तो आपकी नजर में न्यूटन लॉ काम नहीं करेगा, इस तरीके से काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ना कर दें। अब इसी सिचुएशन को आपका एक फ्रेंड ऑब्जर्व करे जो ग्राउंड के ऊपर है, तो सेम सिचुएशन को आपका एक फ्रेंड ऑब्जर्व करे, ये तो इनर्शियल है, ग्राउंड पे है, तो इनके लिए न्यूटन लॉ वर्क करेगा, एनएलएम इनके लिए है, वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? तो अब ये क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे, ये कहेंगे यार फोर्सेस में एन और mg। अब इनको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन, क्या दिखेगा इनके हिसाब से? अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो और लिफ्ट ऊपर जा रही है, मोशन, मोशन में है सर। वो भी मोशन। एक्सेलरेटिंग अप, तो फिर इनके हिसाब से क्या रिलेशन बनेगा? क्या इनके हिसाब से फोर्सेस बैलेंस होंगी? यस सर, n इज इक्वल टू mg। क्यों होंगी? जब आपको बॉडी एक्सेलरेट दिख रही है, न्यूटन लॉ बॉडी में सर n माइनस mg इज इक्वल टू ma। बैलेंस नहीं होगा ना। अगर आपको हाँ, कोई yes. अगर बॉडी एक्सेलरेटिंग अप है, इसका मतलब क्या हुआ? एक अनबैलेंस फोर्स है। एक्सेलरेशन तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से आता है, तो आप इनको बैलेंस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? n माइनस mg, और इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? सेकंड लॉ के हिसाब से, F इक्वल टू ma के हिसाब से आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से आंसर आ रहा है m इंटू a प्लस g। एंड नाउ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है क्योंकि न्यूटन लॉ इनके लिए है, तो ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट थे, पिछला वाला इनकरेक्ट था क्योंकि वो न्यूटन लॉ लगा ही नहीं सकते, न्यूटन लॉ उनके लिए है ही नहीं, वहां पर काम ही नहीं करता। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, एक के लिए न्यूटन लॉ नहीं है और एक के लिए न्यूटन लॉ है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि दोनों के लिए न्यूटन लॉ बन जाए। और वो काम करने के लिए हमने क्या किया? पहला, व्हाई इज द आंसर डिफरेंट फॉर यू एंड योर फ्रेंड? आपका आंसर अलग है और योर फ्रेंड, क्योंकि आपका आंसर आया था n बराबर mg और आपके फ्रेंड का आंसर आया था n बराबर mg प्लस ma, तो ये आंसर डिफरेंट क्यों है? इनर्शियल फ्रेम की वजह से। बिकॉज राइट, बिकॉज यहाँ पर न्यूटन लॉज इनवैलिड थे और यहाँ पर न्यूटन लॉज वैलिड है, इसलिए मेरे आंसर्स में फर्क है। बट ये बात गलत होती है, क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स में अगर हम कोई ऐसा लॉ बना दें जो एक पर्सन के लिए कोई और रिजल्ट दे और दूसरे पर्सन के लिए कोई और रिजल्ट दे, तो वो लॉ कंफ्यूजिंग लॉ है। तो न्यूटन लॉ कंफ्यूजिंग हो गया था उस टाइम पर, जब जिस टाइम न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे, उस टाइम लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजन था कि किसी के लिए कुछ और आंसर आ रहा है, किसी और के लिए कुछ और आंसर आ रहा है। तो न्यूटन ने कहा कि रुको, मैं अपने लॉज में थोड़े से करेक्शंस कर लेता हूँ। क्या करेक्शंस किए उन्होंने? देखो, व्हाट टू डू इन a situation when the observer is accelerating, what to do in the situation when observer is accelerating, so that Newton laws of motion वर्क करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वैसे तो वर्क नहीं कर रहा था। तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स कहे गए हैं। नंबर 1, ऐसे ऑब्जर्वर में, मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो हमेशा कंसीडर करेंगे एक वर्चुअल फोर्स जिसका नाम दिया गया है स्यूडो फोर्स, इन एडिशन टू द रियल फोर्सेस। एक्चुअल फोर्सेस के साथ साथ आपको एक वर्चुअल फोर्स कंसीडर करनी पड़ेगी जिसका नाम स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, बट फिलहाल आपको यहाँ पर बता दें कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड बाई स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, और एक्सेलरेशन उस पर्सन का जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, यानी कि ऑब्जर्वर।
इनके प्रोडक्ट से आएगा। और इसको स्यूडो फोर्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इट लुक्स लाइक अ फोर्स बट इट इज नॉट अ फोर्स। न्यूटन लॉ कहता है कि F इक्वल टू ma, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज अ फोर्स। तो यहां पर भी मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझो जरा, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। मास किसी और चीज का यूज किया गया है और एक्सेलरेशन किसी और चीज का यूज किया गया है। आप सेम बॉडी की मास को सेम बॉडी की एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फोर्स है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। आप प्रैक्टिकली सोचो, एक बॉडी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि m इंटू ए होने के बावजूद भी इसको हम रियल फोर्स क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मास किसी और ऑब्जेक्ट का है और एक्सेलरेशन किसी और ऑब्जेक्ट का है। Yes, sir. ठीक है। और तीसरी चीज स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या रखनी है, तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन रखनी है आपको अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। अब मैं आपको इसको पहले न्यूमेरिकल के हिसाब से दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल के हिसाब से चौथा नंबर का पॉइंट क्या लिखा है, आफ्टर कंसीडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम द इक्वेशंस व्हिच वर बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। सुनिएगा स्टेटमेंट। अब वापस उस लेफ्ट वाले एग्जांपल पर आओ, फिर से उस लेफ्ट वाले एग्जांपल पर आओ, फिर से वहां पर एक ब्लॉक रखते हैं m मास का, और इस बार फिर से आप अंदर आ गए। तो अब आपके हिसाब से क्या क्या फोर्सेस हैं उस बॉडी के ऊपर, फोर्सेस ऑन द मास क्या क्या हैं आपकी नजर में, फोर्सेस ऑन द मास। तो नंबर 1 ग्रेविटी, आपके हिसाब से उस बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स है नीचे, आपके हिसाब से उस बॉडी पर नॉर्मल की फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन की ऊपर। ये रियल फोर्स है एक्चुअल में, ये कोई वर्चुअल चीज नहीं है, ये रियल है, ये भी रियल है। लेकिन क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, आप ग्राउंड के ऊपर नहीं हो, आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो आप इनर्शियल नहीं है। तो अगर आप इनर्शियल नहीं है तो आपको एक फोर्स ज्यादा कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। तो एक तीसरी फोर्स आपको कंसिडर करनी पड़ेगी यहां पर, दैट इज स्यूडो फोर्स। किधर की तरफ, तो अब आप पॉइंट नंबर 3 पे जाओ। स्यूडो फोर्स हमें किस डायरेक्शन में कंसिडर करनी है, तो हमें कंसिडर करनी है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये पर्सन किधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, जो लिफ्ट के इनसाइड पर्सन है, इसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो ऑब्वियसली अपवर्ड है। तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। और वो स्यूडो फोर्स कितना होना चाहिए, तो जिस बॉडी को आप देख रहे हो उसका मास m और जो पर्सन देख रहा है उसकी एक्सेलरेशन a, इसका प्रोडक्ट। यानी पर्सन इनसाइड लेफ्ट की नजर में इस बॉडी पर 3 फोर्सेस काम कर रही हैं। वहीं पर अगर कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर है तो इसकी नजर में क्या क्या फोर्सेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी नजर में फोर्सेस ऑन ब्लॉक क्या क्या हैं, कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे होंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये कहना है कि भाई मुझे उस ब्लॉक के ऊपर एक ग्रेविटी का फोर्स दिख रहा है और मुझे उस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल का फोर्स दिख रहा है, और इसके अलावा मुझे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। अब आप डिफरेंस समझो क्या हो रहा है यार। क्या स्यूडो फोर्स सभी ऑब्जर्वर्स को दिखाई पड़ेगा या सिर्फ उन ऑब्जर्वर्स को दिखाई पड़ेगा जो ऑब्जर्वर्स ग्राउंड पे नहीं है, किसी लिफ्ट में है, किसी कार में है, किसी ट्रेन में है, हेलीकॉप्टर में है, और वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो किन ऑब्जर्वर्स के लिए स्यूडो फोर्स है और किन ऑब्जर्वर्स के लिए स्यूडो फोर्स नहीं है। तो इसी का आपको आंसर दे रहा हूं। स्यूडो फोर्स सिर्फ उन ऑब्जर्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है जो ऑब्जर्वर्स ग्राउंड पर ना होकर के किसी ऐसी बॉडी के अंदर है, ऐसे व्हीकल के अंदर है, ऐसी ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस के अंदर है जहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होती है। तो दोनों की नजर में मास पर फोर्सेस अलग हैं। ग्राउंड वाले के हिसाब से इस मास के ऊपर 2 ही फोर्स काम कर रहे हैं, और लिफ्ट के अंदर वाले आदमी के हिसाब से इस मास के ऊपर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब
इनकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। जो लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर उसकी नजर में ब्लॉक एट रेस्ट है, उसकी नजर में ब्लॉक एट रेस्ट है, और अगर उसकी नजर में ब्लॉक एट रेस्ट है तो उसका ये कहना है कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसकी नजर में ये स्टेटमेंट होगा कि सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो इसकी वजह से क्या इक्वेशन बनेगी, अगर मैं इन तीन फोर्सेस को बैलेंस करके दिखाऊं तो जो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं वो और जो फोर्सेस अपवर्ड है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स नॉर्मल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स है और स्यूडो फोर्स है। तो ग्रेविटी की फोर्स mg और स्यूडो फोर्स ma। N is equals to mg plus ma. ठीक, इसके हिसाब से हुआ। अब ग्राउंड वाले के हिसाब से देखो, ग्राउंड वाले के हिसाब से, ग्राउंड वाले का ये कहना है कि एज आई फाइंड m to be accelerating, so forces are unbalanced। इसकी नजर में बैलेंस नहीं है फोर्सेस, इसकी नजर में अनबैलेंस्ड है। सो ये क्या करेंगे, सेकंड लॉ फॉलो करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, अनबैलेंस फोर्सेस वाला लॉ। और सेकंड लॉ के हिसाब से क्या कहेंगे, नॉर्मल माइनस mg, जो कि मेरा अनबैलेंस फोर्स है, और अनबैलेंस फोर्स हमेशा होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब आप बताओ, क्या अब दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे? नो सर। नो सर। अब दोनों के लिए n की वैल्यू mg प्लस ma होगी। mg प्लस ma यहां से भी आ रहा है, mg प्लस ma यहां से भी आ रहा है। बात समझ में आई आपको? यस सर। यानी कि अगर आप स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लेते हो तो न्यूटन लॉ आपके लिए वर्क करेगा, लेकिन अगर आप स्यूडो फोर्स कंसीडर नहीं करते तो न्यूटन लॉ वर्क नहीं करेगा। इतनी देर से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्यूडो फोर्स किनको कंसीडर करना पड़ता है और किनको कंसीडर नहीं करना पड़ता है, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो ग्राउंड पर है, स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उनके लिए स्यूडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वो बिना स्यूडो फोर्स को कंसीडर किए हुए न्यूटन लॉ को लगा सकते हैं और उनका आंसर सही आएगा। जो पर्सन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं उनके लिए न्यूटन लॉ तब वर्क करेगा जब वो अपने फ्री बॉडी डायग्राम में स्यूडो फोर्स को भी इंक्लूड करें। क्लियर होगा आपका पॉइंट? बताओ सर। यस सर। जी ठीक। सर एक डाउट है। मैं पूछूं? पूछे नहीं। चलिए अब इसकी कुछ एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको। स्यूडो फोर्स के कुछ एप्लीकेशन देखिए। सर एक चीज पूछनी है सर। पूछो ना, बोल तो रहे हैं। सर वो दूसरा सर आप वो पूछेगा। सर ये पूछना था कि सर बॉडी पर जो स्यूडो फोर्स लग रही है सर, तो उसके जैसे बॉडी की बिहेवियर पर कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप उल्टी डायरेक्शन में सोच रहे हो बच्चे। आपने मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैकेनिक्स में पहले आप ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसका रीजन बताने की कोशिश कर रहे हो। तो स्यूडो फोर्स लग नहीं रहा भाई, आप समझो मेरी बात, स्यूडो फोर्स लगता नहीं है। एक बात बताओ, फोर्स का मतलब, आप फिर डेफिनेशन से डेविएट हो रहे हो। फोर्स मतलब किसी बॉडी को पुल करा या फिर किसी बॉडी को पुश करो आप। तो स्यूडो फोर्स क्या एक्चुअल का कोई फोर्स है क्या? आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ये वर्चुअल फोर्स है, ये कोई फोर्स नहीं है। इट लुक्स लाइक फोर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूजन है। ओके सर। इसका नाम फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। और ये मैथमेटिकल टर्म हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी न्यूटन लॉ यूज कर पाए। बस इतना समझिएगा आप, स्यूडो फोर्स लगा करके न्यूटन लॉ को आप यूज कर सकते हो कहीं से भी। अगर हम स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे तो न्यूटन लॉ ने एक बैरियर लगा रखा है कि सिर्फ वो पर्सन हमारे को लॉ को यूज करेंगे जो ग्राउंड के ऊपर है। आई बात समझ में? यस सर। वर्चुअल
अभी आपको समझा रहे एग्जांपल के थ्रू। देखिए अब यहाँ पर एक फिगर है, इसके अंदर एक पुली है और दो स्प्रिंग्स हैं, दो मासेस लगे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या निकालना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एज सीन बाय समवन इनसाइड द लिफ्ट। समझो आप, यानी कि कोई पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर है, अब वो पर्सन इन मासेस को देख रहा है, तो इसकी नजर में फोर्सेस क्या बनेंगी? अब देखो इसकी नजर में, फॉर पर्सन इनसाइड लिफ्ट, फॉर द पर्सन विच इज इनसाइड लिफ्ट, इसकी नजर में आते हैं। और इसकी नजर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं 5 किलोग्राम वाली बॉडी का दिखाऊं और फ्री बॉडी डायग्राम में 10 किलोग्राम वाली बॉडी का दिखाऊं, तो मैं क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा? सबसे पहले पॉइंट, अब आप फोर्सेस दिखाओ। तो फोर्सेस में आप ग्रेविटी की फोर्स दिखाओगे दोनों के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन फोर्स दिखाएंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा क्या दिखाएंगे? 5 इंटू जी मतलब 50 न्यूटन, 10 इंटू जी 100 न्यूटन, मतलब जी इक्वल टू 10 मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ऊपर की तरफ टेंशन फोर्सेस दिखाओगे। क्या इतनी फोर्सेस को दिखा करके न्यूटन लॉ लगा पाएंगे हम लोग? No, sir. No, sir. नहीं, यही मैं समझा रहा हूं, क्योंकि पर्सन ग्राउंड पे नहीं है, समवन इनसाइड द लिफ्ट है, सीन बाय समवन इनसाइड द लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर हो आप, ग्राउंड पे तो हो नहीं, तो आप जब तक स्यूडो फोर्स कंसीडर नहीं करोगे आप न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिख ही नहीं सकते हो। तो स्यूडो फोर्स हम किधर लगाएं? डाउनवर्ड्स। हाँ, Downward direction. Downwards. किस पे? दोनों ब्लॉक पे या किसी एक पे? दोनों पे। दोनों पे। अब एक और कंफ्यूजन का पॉइंट बताता हूं आपको, दिमाग में चल रहा होगा सबके। इस क्वेश्चन में ये ऑब्वियस है कि 10 किलोग्राम की बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और 5 किलोग्राम की बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कहां पर है बताता हूं। कुछ लोग स्यूडो फोर्स को बॉडी के डायरेक्शन से कनेक्ट करते हैं कि बॉडी किधर जा रही है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 10 किलोग्राम बॉडी नीचे जा रही है तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, 5 किलोग्राम बॉडी ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स नीचे आएगा। क्या स्यूडो फोर्स का रिलेशन बॉडी के चलने की डायरेक्शन से है या फिर जो देख रहा है उसके चलने की डायरेक्शन से है? ऑब्जर्वर की। So observer की direction. ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर तो दोनों का कॉमन है ना यार। तो जो ऑब्जर्वर है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी किधर जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है। स्यूडो फोर्स का बॉडी के मोशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना जो है वो ऑब्जर्वर से है। तो आप इस हिसाब से स्यूडो फोर्स दोनों बॉडीज के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। अब कितना कितना दिखाएंगे? दोनों बॉडीज पर कितना कितना स्यूडो फोर्स दिखाएंगे? तो इसका आंसर पीछे लिखा हुआ था कि स्यूडो फोर्स जब आप दिखाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड बॉडी की मास और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर की प्रोडक्ट से आएगा। तो जब हम 5 किलोग्राम बॉडी पर स्यूडो फोर्स की बात करेंगे तो उसका मास 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जो मेरा ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के साथ चल रहा है और लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, लिफ्ट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चल रही है। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि पर्सन का एक्सेलरेशन है तो 5 इंटू 6 का हम स्यूडो फोर्स दिखाएंगे। और दूसरे वाले पर भी डाउनवर्ड स्यूडो होगा, लेकिन उस समय आप 10 किलोग्राम की बॉडी देख रहे हो तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि 60 न्यूटन का स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स इंक्लूड कर दिया, अब आपको न्यूटन लॉ लगाने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। नाउ एलिजिबल हो गए आप न्यूटन लॉ लगाने के लिए। बिना स्यूडो फोर्स के आप न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते थे, अब आप स्यूडो फोर्स कंसिडर कर चुके हो, अब आप न्यूटन लॉ लगाइए, कोई मना नहीं करेगा आपको और आपका आंसर भी सही आएगा। तो अब अगर हम स्यूडो फोर्स को लगाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? बट ऑब्वियस है कि 10 किलोग्राम बॉडी की मुझे नीचे एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगी और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी, क्योंकि हैवियर बॉडी नीचे आएगी और लाइट बॉडी ऊपर जाएगी। तो मेरी इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? 5 किलोग्राम बॉडी जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो फोर्सेस अनबैलेंस होंगे, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली फोर्स कैपिटल टी में से नीचे वाली फोर्सेस को माइनस करेंगे और नीचे का फोर्स 50 और 30 यानी टोटल 80 है। तो टोटल अनबैलेंस फोर्स बराबर मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और इधर 10 किलोग्राम की बॉडी के लिए वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो 100 और प्लस 60 का स्यूडो फोर्स
टोटल हो गया 160 और उसमें से अपोजिट डायरेक्शन का t माइनस करके इसको बॉडी की मास 10 मल्टीप्लाइड बाय a कर देंगे। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और बता दें कि आंसर क्या बनेगा आपका इसके हिसाब से। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, बोलिए भाई। वर्किंग समझ में आई? स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन मैं फिर कह रहा हूं, कंफ्यूजन का पॉइंट कहां पर होता है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीजें चलेंगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। स्यूडो फोर्स, देखिए अगर एक ऑब्जर्वर मल्टीपल बॉडीज को देख रहा है, एक ही ऑब्जर्वर मल्टीपल बॉडीज को देखेगा, तो वो हर एक बॉडी पर सेम डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स देखेगा। ये ऑब्जर्वर 5 किलोग्राम को भी देख रहा है, ये ऑब्जर्वर 10 किलोग्राम को भी देख रहा है, तो सेम ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग मल्टीपल ब्लॉक्स will find pseudo force on each block in the same direction। मतलब कि 5 किलोग्राम पर भी डाउनवर्ड स्यूडो फोर्स और 10 किलोग्राम पर भी डाउनवर्ड स्यूडो फोर्स, क्योंकि स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से है। बॉडीज की एक्सेलरेशन से उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सी बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, कौन सी बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है, कौन सी बॉडी राइट साइड एक्सेलरेट हो रही है, कोई मतलब नहीं उससे हमको। एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसको समझने के लिए। देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तब मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो आपको ना स्यूडो फोर्स का क्लैरिटी लाने के लिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई टेबल है। आप ऐसे मान लो कि लिफ्ट, यार थोड़ा सा माइक आप देख लो जो है ना, लिफ्ट के अंदर कोई टेबल मान लेते हैं, ठीक है, अ टेबल इनसाइड द लिफ्ट। आप मेरी बात अच्छी तरह से आप समझना, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, कुछ उसका एक्सेलरेशन है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मैंने मान लिया, रैंडमली मान लिया। हम लोग लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और इस टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, हम 2 ब्लॉक्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं, एक टेबल के ऊपर एक टेबल के नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स मान लो कंसिडर किए, एक यहाँ पर मान लेते हैं और एक ब्लॉक हैंग कर रहा है इससे नीचे की तरफ, और ये दोनों ब्लॉक्स किसी पुली से कनेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी एक पुली भी दिखा दें, पहले हम यहाँ कहीं पर एक पुली दिखा देते हैं। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, ये वाला ब्लॉक पुली के साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला ब्लॉक भी पुली के साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पुली को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, ऐसे कुछ, ठीक है बच्चों, देखो ये समझ जाना यार, ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम पहले से प्रिपेयर नहीं होता तो टाइम लगता है, और क्लास आपकी जो डिले होती है वो बेसिकली डायग्राम प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है आप लोग के लिए। देखिए ये पुली जो है वो टेबल से अटैच कर दी आपने, ठीक है, और ये जो हैंगिंग मास है ना, हैंगिंग मास, ये 10 kg का मास है, हैंग करने वाला मास 10 kg है, और जो टेबल पर रखा है वो मान लो 6 किलोग्राम का मास है, और टेबल पर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। अब आप बताओ आपकी नजर में ये मासेस किधर चलेंगे, जो हैंग कर रहा है वो किधर जाएगा और जो टेबल पर रखा है वो किधर जाएगा, बोलो। फिसलेगा तो है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है टेबल के ऊपर, तो ब्लॉक फिसल जाएगा। 6 किलोग्राम वाला किधर की तरफ फिसल जाएगा, राइट साइड फिसलेगा या लेफ्ट साइड फिसलेगा? सर राइट साइड और सर हैंगिंग नीचे है। राइट। अब आप पूरी बात सर सुनना, आपके पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक seen by you and you are inside the lift, seen by you and you are inside the lift, ठीक है। तो हमारा पहला काम तो ये है, न्यूटन लॉ का चैप्टर पढ़ रहे हो तो फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा तो आप कहीं जाओगे ही नहीं, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बनाएंगे वो देख लो आप पहले। पहला कंसेप्ट, 6 किलोग्राम वाली बॉडी के लिए और 10 किलोग्राम की बॉडीज में आप क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे, ये मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इनको एक पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। फ्री बॉडी डायग्राम की जो गाइडलाइंस थी कि ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मानते हैं, उसके बाद
10 किलोग्राम बॉडी के ऊपर हम ग्रेविटी की फोर्स दिखाएंगे, 6 किलोग्राम बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स दिखाएंगे, 6 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर टेबल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, और एक राइट साइड टेंशन फोर्स आएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग से भी अटैच्ड है, और 10 किलोग्राम के ऊपर सिर्फ टेंशन फोर्स आएगी। तो यहाँ पर 10 इंटू जी और एक टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और 6 इंटू जी काम करेगा। ठीक, लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी ही फोर्स लगाओगे तो आपको न्यूटन लॉ वर्क नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आप ग्राउंड पे नहीं हैं। तो आपके लिए ये इनकम्प्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बॉडीज में आप देखो 6 किलोग्राम बॉडी का मोशन राइट साइड होगा। देखिए आपका ऑब्जर्व क्या करोगे, आप 6 किलोग्राम को राइट साइड पर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व्ड मोशन इज राइट साइड, एंड वी आर ऑब्जर्विंग 10 किलोग्राम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जर्व्ड मोशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या हम स्यूडो फोर्स जो ऑब्जर्व किया डायरेक्शन उसके हिसाब से दिखाएंगे, या फिर हाँ जी, या फिर हम स्यूडो फोर्स अपने हिसाब से दिखाएं कि हम किधर जा रहे हैं, मतलब एज अ पर्सन, एज एन ऑब्जर्वर आप किधर जा रहे हो। तो ये जो पर्सन देख रहा है वो तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा है, तो इसकी नजर में दोनों मासेस के ऊपर, इसकी नजर में दोनों मासेस के ऊपर स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितनी बॉडीज को देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हर बॉडी के ऊपर सेम डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स दिखाना है। Yes. और कितना कितना दिखाना है, डायरेक्शन सेम रखनी है, वैल्यू सेम नहीं रखनी है। वैल्यू बॉडी के मास के हिसाब से है। तो जब हम 6 किलोग्राम बॉडी को देखेंगे तो हम स्यूडो फोर्स 6 मास 6 किलोग्राम का यूज करेंगे, और एक्सेलरेशन पर्सन का यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि 24 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लगाएंगे यहाँ पर। और दूसरे वाले बॉडी पर कितना स्यूडो फोर्स लगाएं, जो 10 किलोग्राम की बॉडी है उस पर कितने अमाउंट का स्यूडो फोर्स लगाओगे? 40 न्यूटन का स्यूडो फोर्स यहाँ लगाओ। अभी डाउट आपका, कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में? सर हो गया। सर मतलब जो नॉन इंडिविजुअल ऑब्जर्वर जो है उसकी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट मतलब दिखाना है स्यूडो फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोल रहा हूँ, पर्सन की ऑपोजिट, देखने वाले की एक्सेलरेशन के अपोजिट दिखाना है, दिखने वाले का नहीं। आगे बढ़े भाई। अब मेरा फ्री बॉडी, मैंने स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लिया, तो मुझे न्यूटन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि जाओ अच्छा आप तुम न्यूटन लॉ लगा सकते हो। पहले मुझे मना किया गया था क्योंकि मैंने स्यूडो फोर्स कंसीडर नहीं किया था, स्यूडो फोर्स लगा लिया तो अब मैं न्यूटन लॉ लगाने के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। तो अब मैं न्यूटन लॉ लगाऊंगा कैसे, क्या इक्वेशन लगाऊंगा? तो देखिए 10 किलोग्राम का मोशन डाउनवर्ड है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है, तो इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे? अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस तो है नहीं, तो हम 10 किलोग्राम की बॉडी के लिए क्या करेंगे, 40 न्यूटन का नीचे स्यूडो फोर्स और 10 इंटू जी मतलब 100, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया 140 और अपवर्ड फोर्स है टी, इसको कह देंगे इसका मास 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन। और 6 किलोग्राम बॉडी के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? 6 किलोग्राम की बॉडी के लिए देखिए 6 किलोग्राम की बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है ना, बिल्कुल। आपको 6 किलोग्राम की बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर वर्टिकली फोर्स बैलेंस कर दोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आप कहोगे कि फोर्स बैलेंस होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे फोर्स बैलेंस करेंगे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 6 इंटू जी 60 और प्लस 24 का स्यूडो फोर्स, यानी कि टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर 84 न्यूटन का है। और जिस तरफ आपने मोशन को ऑब्जर्व किया है उसके उस डायरेक्शन में जो फोर्स कैपिटल टी है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। सो ऑब्जर्व्ड मोशन की पैरेलल, ऑब्जर्व्ड मोशन के पैरेलल में जो फोर्स कैपिटल टी लग रहा है, इसको बॉडी का मास 6 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ए से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए ले आओ, कितना आता है। हुआ क्लियर अभी पॉइंट कि नहीं हुआ अभी? यस Yes, sir. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ब्लॉक ऑन द मूविंग वेज। अब ध्यान से सुनना। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इफ द वेज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस given that block remains stationary on the wedge। पिछले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये बोला जाता है, न्यूमेरिकल के अंदर ये बता दिया जाता है that seen by someone inside the lift। कौन देख रहा है ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पर ये बताया ही नहीं जाता कि देखने वाला कहां पर है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि देखने वाला पर्सन कहां है। दिख रहा है आपको कहीं पर लैंग्वेज के अंदर? क्या निकालना है ये पूछा ना, कि ये निकालना, नॉर्मल बताना है आपको, लेकिन कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें कि हु इज द ऑब्जर्वर? नो सर। नहीं No, लिखा। sir. तो यहां पर हमको डिसीजन लेना है। क्या हम इस क्वेश्चन को उस पर्सन की नजर में सॉल्व करें जो ग्राउंड के ऊपर है, या हम इस क्वेश्चन को उस पर्सन की नजर में सॉल्व करें जो वेज के ऊपर है? ये आपका चॉइस है। आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों से आएगा, चॉइस आपकी है। सर आंसर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वही तो बोलो कि आंसर सेम आएगा, लेकिन डिसीजन तो लो। सर वेज पे ज्यादा इजी रहेगा। राइट, परफेक्ट। कन्वीनियंस कहां पर होगा? तो कन्वीनियंट होगा, एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज ट्रेन के अंदर मूव कर रही है तो उसका ऑब्जर्वेशन जो ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं उनकी नजर में ज्यादा कन्वीनियंट होगा, या जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उनकी नजर में ज्यादा कन्वीनियंट होगा? आसान ऑब्जर्वेशन कहां से दिखेगी आपको? अगर कोई चीज ट्रेन के अंदर चल रही है मान लो, तो कौन ज्यादा इजिली उसको ऑब्जर्व कर सकता है? जो लोग ट्रेन के अंदर। तो हमेशा ट्रेन के अंदर, राइट। और मैंने इस स्टेटमेंट को हमेशा एक चीज कही गई है कि हमेशा कैरियर को फ्रेम चूज करना फायदेमंद होता है। जो कैरियर होता है ना, इसको अगर आप फ्रेम चूज करते हो तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में आसान पड़ता है। और कैरियर हम किसको बोलते हैं? कैरियर, इसमें कौन किसको कैरी कर रहा है? कौन किसको कैरी कर रहा है? वेज ब्लॉक को, तो वेज ब्लॉक को कैरी कर रहा है। हाँ, तो वेज इज कैरियर, क्योंकि उसके ऊपर ब्लॉक रखा है ना आपने, एंड ब्लॉक इज बीइंग कैरीड। साइकिल में कैरियर लगा होता है कि नहीं लगाता यार? बोलो। यस सर। कहाँ होता है वो? बैक व्हील के ऊपर। तो पीछे होता है, पीछे क्यों? वाले पहिए के ऊपर। उसको कैरियर का नाम क्यों दिया है? सर जो आगे बंदा चलाता है सर, वो पीछे वाले को कैरी कर सकता है। क्योंकि वहां पर आप सामान रख करके कैरी कर सकते हो साइकिल के साथ। तो कैरियर ऐसे याद रखना, आसान लैंग्वेज में। कैरियर को फ्रेम मानने से न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से। तो वेज इज कैरियर, सो हम कैरियर को फ्रेम मानेंगे। कैरियर को फ्रेम मानने का मतलब क्या हुआ? हम किसी पर्सन को इमेजिन कर लेंगे कि वो वेज के ऊपर है, हम किसी पर्सन को वेज के ऊपर मान लेंगे, और इस पर्सन के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। पर्सन कहां पर है मेरा, मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है? तो पर्सन ऑन वेज है, ठीक है, ग्राउंड पे नहीं है। तो हम कौन कौन सी फोर्सेस दिखाएंगे इस ब्लॉक के ऊपर? क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम इस पर ग्रेविटी और नॉर्मल तो रियल है, ये तो दिखाओगे ही। क्या मैं स्यूडो फोर्स भी दिखाऊंगा? क्योंकि अगर मैं वेज के ऊपर हूँ, ग्राउंड पर नहीं हूँ, तो मैं तब तक न्यूटन लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि मैंने स्यूडो फोर्स कंसीडर ना कर लिया हो। तो मैं किधर की तरफ स्यूडो फोर्स कंसीडर करूं, है ना? स्यूडो फोर्स मैं किस तरफ कंसीडर करूं यहाँ पर? तो वेज की तो लेफ्ट डायरेक्शन के साइड, ऑपोजिट में, लेफ्ट मतलब साइड। लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड। लेकिन बच्चा अब यहाँ पे सुनो, जो पार्ट ए है उसकी बात करो।
ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, नहीं पड़ेगा तो वहां जरूरत नहीं देखिए पड़ेगी सर, क्योंकि फ्रेम ही एक्सेलरेटेड नहीं है। राइट। एक केस में हाँ ये नॉर्मली बैलेंस हो जाएगा। एक केस में वेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यस सर, तो फिर स्यूडो फोर्स आएगा ही नहीं। Yes, यस sir. सर, इसमें नहीं आएगा। बस इसका मतलब आप सही हो गया। आई बात समझ में? चाहिए नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस क्या बनाएंगे? इक्वेशंस क्या बनाए? हमारे फोर्सेस हो गए, लेकिन बी पार्ट में जब जाओगे आप, बी पार्ट में मैं एक बार क्लियर कर दूं पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, अगेन पर्सन ऑन वेज है, लेकिन अब की बार वेज में एक्सेलरेशन है। तो क्या क्या दिखाएंगे हम भाई? अब हम क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे देखो। तो फिर से आप mg दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे, और अब की बार आपको एक लेफ्ट साइड डायरेक्शन में क्या दिखाना पड़ेगा? स्यूडो, क्योंकि अब की बार वेज एक्सेलरेट हो रहा है। तो mg नॉर्मल, mg दिखाया, नॉर्मल दिखाया, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स। कितना होना चाहिए स्यूडो फोर्स वो? तो आंसर है, जिस बॉडी को आप देख रहे हो उसका मास, यानी ब्लॉक का मास m, और जो देख रहा है उसकी एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन है a। और जिसको आप देख रहे हो उसमें कितनी एक्सेलरेशन है? जिसको हम देख रहे हैं उसमें क्या एक्सेलरेशन है इस लाइन के हिसाब से? गिवन दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज। तो इस पर्सन के नजर में ये वेज कहाँ जा रहा है? नीचे नीचे फिसल रहा है या ऊपर जा रहा है? इस लाइन को ध्यान में रखते हुए कि ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज। बोलिए, वेज पे खड़े होकर के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यही ब्लॉक चल रहा है या रेस्ट पे ब्लॉक। रेस्ट पे ना? क्वेश्चन कह रहा है रिमेन्स स्टेशनरी, क्वेश्चन में कहा गया है। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सारी फोर्सेस को क्या कर दें हम यहाँ पर? फोर्सेस को क्या कर देंगे? दे ऑल Balance कर देंगे. ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्या इक्वेशन बनेगी बैलेंस करके? लेकिन यहाँ पर बैलेंस करने से पहले कंपोनेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में नहीं है, नॉर्मल किसी एंगल पे जा रहा है। तो नॉर्मल Yes. को, नॉर्मल के कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर। अब वो कंपोनेंट्स कैसे होंगे ये देखना पड़ेगा आपको। तो नॉर्मल का राइट साइड वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो n sin थीटा बनेगा, और नॉर्मल का ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा। अब आप इनको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करके क्या कर सकते हो? n sin थीटा की वैल्यू ma के बराबर, और n cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर। आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम का कमी है इसलिए थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, बट होपफुली समझ आया होगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो टॉपिक चल रहा है क्लियर हुआ है, ऐसी चीज नहीं बताएं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा, एक मिनट बस, अभी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन कंसीडर करना है मेरे को, बस इतना फर्क है। सेम क्वेश्चन है बट फ्रिक्शन लेना है। सेम क्वेश्चन बट फ्रिक्शन कंसीडर किया गया और कुछ नहीं किया गया है। तो पार्ट ए के लिए, पार्ट ए के लिए जल्दी से इसको बता दे बस। हम एक बार फिर से अपने ऑब्जर्वर को वेज पे लेंगे, ऑब्जर्वर ऑन वेज, और हम इसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जल्दी से मैं पार्ट ए में और फिर पार्ट बी दोनों में दिखा देता हूँ आपको। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का एक साथ कर देते हैं। कहाँ पर क्या फोर्स दिखाओगे? तो पार्ट ए में आप mg दिखाओगे, पार्ट बी में भी mg दिखाओगे। पार्ट ए में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, पार्ट बी में भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। mg है नॉर्मल, लेकिन स्यूडो फोर्स कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे? तो पार्ट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है तो कोई लगाएंगे सर, तो नो स्यूडो, लेकिन पार्ट बी में होगा सर, स्यूडो आएगा। किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। आप स्यूडो को m इंटू ए करो। अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स दिखाना है मुझे? इन दो के अलावा एक फोर्स बचा हुआ है अभी। सर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो ये नहीं, फ्रिक्शन होगा अभी, काइनेटिक स्टैटिक को छोड़ दीजिए। यस तो सर, फ्रिक्शन दिखाएंगे। फ्रिक्शन किसका दिखाएंगे? तो किधर दिखाएंगे? तो फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर दिखाते हैं ऑलवेज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स दिखाओगे परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल, और यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन दिखाएंगे परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो एक फ्रिक्शन इस तरफ, इसको स्मॉल f से डिनोट कर दे रहे, और एक फ्रिक्शन सेकंड पार्ट में।
बस इतना सा फर्क आएगा फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर। फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच हमेशा 90 का एंगल बनता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस पर्सन की नजर में ये ब्लॉक मूविंग है या स्टेशनरी है, बताओ आप इस पर्सन की नजर में। सर स्टेशनरी। होगा। तो स्टेशनरी होगा। स्टैटिक, हाँ स्टेशनरी ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शन लगाते हैं हम लोग? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक बोलो इसको। देखो सब चीजें कंसेप्ट से रिलेटेड हैं आपके यार। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग करने के लिए लेकिन कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको। तो मैंने यहाँ पर इसके कंपोनेंट करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस आप करना। mg नीचे नॉर्मल के कंपोनेंट्स करेंगे, या देखो एक और बात बतानी थी आपको, हम कंपोनेंट किसके करें, नॉर्मल और फ्रिक्शन के करें या mg के करें? mg के एमजी करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा। mg करने में फायदा है आपका, mg को रिजॉल्व करने में फायदा है। यस सर। क्योंकि मुझे दो फोर्सेस रिजॉल्व करने से अच्छा है कि एक को रिजॉल्व करा जाए। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन को रहने दो, mg रिजॉल्व कर लो। mg का कंपोनेंट फ्रिक्शन के अपोजिट और नॉर्मल के अपोजिट, ये कंपोनेंट्स आप प्रैक्टिस करना। इधर mg साइन थीटा और इधर की तरफ mg कॉस थीटा। और कौन किसको बैलेंस करेगा, यहाँ पर बैलेंसिंग किसके किसके बीच में होगी? तो mg cos थीटा n इक्वल टू mg cos थीटा एंड f इक्वल टू mg sin थीटा। यस। एंड फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन थीटा। ये हो गई फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। क्योंकि दो को रिजॉल्व करने से अच्छा है कि एक को रिजॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी क्या काम करेंगे, इसमें भी सेम चीज करेंगे, इसमें भी रिजॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे देखो। मतलब जहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है ना, वहां पर कोशिश ये की जाती है कि आप नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिजॉल्व ना करें, बाकी सबको रिजॉल्व कर दें। ये ज्यादा फायदे की चीज होती है। अब ये सब चीजें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में समझ में आएगा। तो यहाँ पर mg के कंपोनेंट करेंगे तो mg का कंपोनेंट फ्रिक्शन के अपोजिट mg साइन थीटा, mg का कंपोनेंट फ्रिक्शन के नॉर्मल के अपोजिट mg कॉस थीटा। ये तो हो गए mg वाले कंपोनेंट्स। उसके बाद ma के कंपोनेंट, तो ma का कंपोनेंट एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, एक नॉर्मल की डायरेक्शन में। लेकिन ये तुमको समझना पड़ेगा भाई, फिर बोलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कहाँ साइन थीटा लगा देते हैं, कहाँ कॉस थीटा लगा देते हैं, ये समझोगे आप। और ये वेक्टर के कंपोनेंट्स के थ्रू समझ में आएगा तुम्हें। मैं जानबूझ करके ये नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि ये अगर मैं बता दूंगा तो आप इसकी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसे क्या होगा, अगर आपको समझना होगा तो जा करके मेहनत करोगे कि कौन सा कंपोनेंट किसके बराबर आ रहा है। अब ये बैलेंसिंग किसके करेंगे, कौन किसको बैलेंस करेगा? तो जो नीचे mg साइन थीटा दिख रहा है मेरे को, ये बैलेंस करेगा इक्वल टू फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के साथ ma cos थीटा को। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और नॉर्मल के अपोजिट mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। और इसके बाद क्या करेंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो बाकी आप फ्रिक्शन और नॉर्मल को आपस में रिलेट भी कर सकते हो कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का आपस में क्या रिलेशन चल रहा होगा। तो वो जो लॉ है फ्रिक्शन का, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से इस फ्रिक्शन में और नॉर्मल में क्या रिलेशन आएगा। तो फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिलेशन बोलो, क्या लिखें फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिलेशन? μsn के बराबर या उससे कम? स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके बारे में बता चुके हैं आपको। तो उससे कम होगा। यूएसएन से छोटा और 0 से बड़ा। हाँ, इनइक्वलिटी। ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, सॉल्विंग करनी पड़ेगी यार इसमें। आपको इक्वेशन 1 से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 2 से नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों को इस फ्रिक्शन वाले लॉ में इंट्रोड्यूस करना है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, तो वो तो आंसर वैसे ही सेकंड इक्वेशन से आ गया मेरा।
ठीक है जी, ब्लॉक समझ में आ गया आपको यहाँ पर स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, लेकिन अब देखो एक आपको और चीज दिखाते हैं, लास्ट पॉइंट इसका खत्म करते हैं इसको, ताकि ये टोटली कंप्लीट हो गया। अब ये 100% कंप्लीट हो गया आपका ये। यार एक मिनट रुको जरा, पहले इसको नीचे करें। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑन ट्रक का एग्जांपल लेंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑन ट्रक का एग्जांपल लेते हैं। देखिए थोड़ी देर टाइम लगेगा ट्रक को ड्रॉ करने में। ठीक है, पहिए तो बनाए, पहिए, ट्रक के पहिए बनाओ यार। तो ये वो बड़ी वाली ट्रक है जो मतलब लंबी वाली ट्रकें नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये एक आप ट्रक का एग्जांपल लें और ट्रक के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ट्रक के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ कहीं पर, मान लो एम मास का, और आप भी ट्रक पे बैठ करके आप बैठे हो और ये ट्रक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो टाइटल ये है इसका, ऑब्जेक्ट ऑन ट्रक। अब वो ट्रक की जगह कुछ भी मान सकते हो। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर ट्रक वाला अचानक से ब्रेक मार दे तो क्या होगा? अगर ट्रक वाला अचानक से ब्रेक, आगे हाँ आप खुद मानो ना, आप अचानक से बस वगैरह में अगर ब्रेक लग जाए तो क्या होता है? सडनली अगर ब्रेक लग जाती है बसेस में, ट्रेन में, कार में, तो आप क्या करते हो? आप जहाँ पे रहते हो वहीं रहते हो, या फिर या आप थोड़ा बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं मूव कर जाते हो? बताओ। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, मतलब आप कुल मिलाकर जानते हो क्या है यार, कि जो आपकी जो जनरल लाइफ है ना, उसी जनरल लाइफ की ही फिजिक्स पढ़ते हो आप। अगर आप ध्यान से इन चीजों को देखना स्टार्ट कर दो तो प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। तो हम यहाँ पर एक मास मान लेते हैं, एम मास का है, और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है ना, म्यू है यहाँ पर, और म्यू की वैल्यू मान लो यहाँ पर 0.7 है। तो इनिशियली क्वेश्चन ये है कि इनिशियली ब्लॉक was at rest on फ्लोर ऑफ ट्रक, ट्रक के ऊपर रखा हुआ था रेस्ट पे। नाउ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड गिव्स अ रिटार्डेशन। ब्रेक लगा करके उसने एक रिटार्डेशन प्रोवाइड किया, अ रिटार्डेशन ऑफ पार्ट ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड पार्ट बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो क्वेश्चंस हैं और पूछा क्या जा रहा है कि विल द ब्लॉक स्लाइड और नॉट, विल द ब्लॉक मूव ऑन ट्रक ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रक। यस और नो करके आपको बताना है इसमें कि वो ट्रक के सरफेस पे चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर इफ नो तो रिलैक्स कर जाओ, और अगर यस तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन, विथ व्हाट एक्सेलरेशन सीन बाय यू, जो आप ट्रक में ही बैठे हो। अब क्या आंसर देंगे देखो इसका। देखिए पहली बात आप समझो, फोर्सेस क्या दिखाओगे इसमें? फोर्सेस ऑन दैट ब्लॉक क्या दिखाओगे? आफ्टर ब्रेक लगाने के, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्या क्या फोर्सेस लगाओगे? तो देखिए, और आप देख रहे हो, ध्यान, आप ही ऑब्जर्वर हो, यू आर ऑब्जर्वर इस केस में। तो हम क्या क्या फोर्सेस लगाएंगे उसके ऊपर यार? तो फोर्सेस में हम उसके ऊपर दिखाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, और ये बताओ अगर ट्रक का मोशन फॉरवर्ड है और रिटार्डेशन हो रहा है तो रिटार्डेशन की क्या डायरेक्शन रही होगी? रिटार्डेशन भी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं ना इसको। तो अगर ट्रक की मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ रहा होगा जब बॉडी में ब्रेक लग जाएगी? तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। तो एक्सेलरेशन इधर है, ट्रक का एक्सेलरेशन।
और आप क्योंकि ट्रक का पार्ट हो तो आपकी भी एक्सेलरेशन इधर ही हुई। यस सर। तो जब आपकी एक्सेलरेशन लेफ्ट हो गई तो आप इस मास के ऊपर किधर की तरफ स्यूडो फोर्स लगाओगे? सर राइट। राइट साइड। राइट साइड। तो आप एक स्यूडो लगाओगे, क्योंकि बिना स्यूडो लगाए आप न्यूटन लॉ पे काम कर ही नहीं सकते। और स्यूडो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, तो m इंटू 5। तो स्यूडो फोर्स की वजह से ये वाला मास फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स फॉरवर्ड लग रहा, तो मास फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पर कौन सी डायरेक्शन में दिखाना चाहिए मेरे को? अगर स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है इस ब्लॉक को रोकने के लिए? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, चेक करो आप। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू एन। तो म्यू 0.7 है, और नॉर्मल यहाँ m इंटू जी के बराबर है। g को 10 मान लेते हैं, तो 10 इंटू एम, 10 इंटू एम, यानी कुल मिलाकर के 7m। 7m। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 7m है, लेकिन स्यूडो फोर्स लग रहा है 5m का। अब बताओ क्या होगा? क्या ये बॉडी मोशन कर पाएगी? नो सर। पाएगी सर। नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो ये पहले पार्ट में विल द ब्लॉक मूव ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रक, क्या आंसर लिखेंगे इसका? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो आंसर हो गया नो। तो रिलैक्स कर जाओ, उसमें फिर बात ही खत्म हो गई। और कितना फ्रिक्शन लगेगा फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या? 5m। हाँ, क्योंकि 5m होगा। 7m तो 5m में ही वो रोक देगा। 5m पे ही फ्रिक्शन उसको रोक देगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 5m के बराबर हो जाएगी। अब बी पार्ट में क्या होगा इसके? क्वेश्चन के बी पार्ट में चलो जरा। तो उसमें मूव कर जाएगा। मोशन होगा सर। पार्ट बी में, हाँ, पार्ट बी में नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इधर की तरफ स्यूडो, इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू ट्रक का रिटार्डेशन। ट्रक का रिटार्डेशन 8 है, 8। तो m इंटू 8। और फ्रिक्शन बैकवर्ड, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी कैलकुलेट की गई है 7m। 7m। तो सिंस f मैक्सिमम लेस है स्यूडो फोर्स के साथ, यानी कि बॉक्स विल स्लाइड किधर? बॉक्स विल स्लाइड किधर? राइट बताओ। साइड। हाँ, क्योंकि स्यूडो फोर्स, तो इन डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। विथ सम एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन, उसको कुछ a मान लेते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालोगे इससे कि अनबैलेंस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है यहाँ पर? 8m राइट साइड पर और 7m लेफ्ट साइड पर। तो 8m माइनस 7m। ये हमारा अनबैलेंस हो गया, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। mm सारे कैंसिल कर जाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मुझे ऐसा लगेगा कि ये मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मेरी तरफ आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने काफी क्वेश्चन तुमको स्यूडो फोर्स के आज कराए हैं, ट्रक का, वेज का, लिफ्ट का, ये कई सारे क्वेश्चन हैं। तो मेरी तरफ से तो ये पूरी तरीके कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो डाउट थे या जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन थे उनको भी क्लियर कर दिया, क्या क्या करना होता है, स्यूडो फोर्स लगाते क्यों हो, क्योंकि इसको लगाने के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी न्यूटन लॉ पे आप काम कर सकते हो, अदरवाइज न्यूटन लॉ काम नहीं करता वहां पर। ये सारा कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, आपको इसका जो लास्ट पार्ट होगा न्यूटन लॉ चैप्टर का आखिरी पार्ट, कि वेट और मास में क्या फर्क होता है, और कब हम अपने नॉर्मल वेट से ज्यादा फील करते हैं और कब अपने नॉर्मल वेट से कम फील करते हो, मतलब रियल और एपरेंट वेट का कंसेप्ट। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो बेस्ड है स्यूडो फोर्स के टॉपिक पे। बट उसके पहले आप स्यूडो फोर्स को पूरी तरीके से कवर करो, अच्छे तरीके से समझो और रिवाइज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चैप्टर सिलेबस का ये।
पूरा पूरा लेक्चर इसके ऊपर डिवोट करने का पर्पस ये था कि स्यूडो फोर्स की परफेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। रिवाइज और आज का आज ही रिवाइज करोगे तो फायदा होगा, अदरवाइज बेनिफिट भी नहीं होगा कोई। 2 दिन बाद रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसको सब भूल चुके होंगे। और स्यूडो फोर्स अगर नहीं याद होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ नहीं समझ में आएगा, ये भी आपको वार्निंग दे रहे हैं पहले से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।